अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम नेपाल के मतलब बात करने वाले हैं और आपको इसके मतलब नहायत ही दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों आज तक कोई भी मुल्क नेपाल पर कब्ज़ा नहीं कर सका। हमारा सफ़र नेपाल की इब्तिदा से शुरू होता है, एक ऐसी सरज़मीन जो अफ़सानों में घिरी हुई है। कदीम मतवन्न के मुताबिक नेपाल पर हर एक ज़माने में ताकतवर हुक्मरानों की हुकूमत थी, जिसे किरात कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इस खित्ते में पहली सल्तनत कायम की थी। वक्त गुजरने के साथ नेपाल पर ख़ानदानों की एक सीरीज़ की हुक्मरानी थी, जिनमें लिच्छावी और माला शामिल थे, जिन्होंने अपने पीछे शानदार फ़न तामीर और सकाफ़ती कामयाबियों का विरसा छोड़ा। नेपाल बुद्ध मत की जाए पैदाइश भी है, जहाँ लुम्बिनी का मुक़द्दस मकाम सिद्धार्थ गौतम की जाए पैदाइश समझा जाता है, जो बाद में बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ। ये मुक़द्दस मकाम दुनिया भर से ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जो रोशन ख़याल को खराज अक़ीदत पेश करने और इस मुक़द्दस ज़मीन के अमन सुकून का तजर्बा करने आते हैं। माला ख़ानदान के दौरान नेपाल ने फ़न तामीर और सकाफ़त के सुनहरी दौर का तजर्बा किया। मल्ला बादशाह फ़नून की सरपरस्ती के लिए जाने जाते थे और इनके दौरे हुकूमत में शानदार महल्लात, मंदिरों और यादगारों की तामीर दिखाई गई, जो आज तक कायम है। बख्तापुर शहर अपने सदियों पुराने फ़न तामीर और लकड़ी के पेचीदा नक्शो निगार के साथ मल्ला ख़ानदान की फ़नकाराना सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। 18वीं सदी में नेपाल में बादशाह पृथ्वी नारायण शाह की क़यादत में इत्तेहाद का दौर गुजरा। कामयाब फौजी महारत के एक सिलसिले के ज़रिए बादशाह पृथ्वी नारायण शाह नेपाल की मुख्तलिफ रियासतों को एक मुत्तहिद कौम में इकट्ठा करने में कामयाब रहे। इत्तेहाद के इस दौर ने नेपाल के जदीद दौर की सरहदों की बुनियाद रखी और मुल्क को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर कायम किया। हिंदुस्तान और तिब्बत के दरमियान नेपाल के स्ट्रेटेजिक मुकाम ने इसे 19वीं सदी में नौ आबादियाती ताकतों के लिए एक कीमती इनाम बना दिया। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल में अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में तनाज़ात का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसे एंग्लो नेपाली जंगों के नाम से जाना जाता है। ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करने के बावजूद नेपाल के शदीद आज़ाद गोरखा जंगजू बरतानवी अफवाज के खिलाफ अपना मुकाबला करने में कामयाब रहे। भला आहर एक अमन मुआहिदा हुआ, जिसने नेपाल की आज़ादी को महफूज रखा। आज नेपाल एक मुतहरक और मतनुआ कौम है, जो कदीम रवायात को जदीद एहतरात के साथ मिलाती है। ये मुल्क अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, बशमूल हिमालय के बुलंदोबाला और तराई के इलाके के सरसब्ज़ जंगलात। नेपाल को कोई भी दौर मुल्क की तारीख और विरसे को ज़ाहिर करने वाले ज़रूर देखने वाले और मकामात पुरकशिश मकाम नेपाल का कोई भी दौर मुल्क की तारीख और विरसे को ज़ाहिर करने वाले ज़रूर देखने वाले मकामात और पुरकशिश मकामात के दौरे के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। काठमांडू के कदीम शहर से इसके हलचल से बड़े बाज़ारों और तारीखी मंदिरों से लेकर झील के किनारे वाक़या पुरसकून शहर पोखरा तक, नेपाल इन मुसाफिरों के लिए बहुत सारे तजर्बात पेश करता है, जो अपने आप को मुल्क की भरपूर सकाफ़ती हिस्ट्री में गर्क करना चाहते हैं। एडवेंचर और दरियाफ्त करने वालों के लिए नेपाल दुनिया में सबसे दिलकश ट्रेनिंग ट्रायल्स पेश करता है। मशहूर एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक से लेके अन्नापूर्ना हित्ते के दूर दराज पखंडियों तक, नेपाल के पहाड़ बैरूनी शायकीन और फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक अहम जगह है। बुलंदोबाला चोटियों, झरने वाले आबशारों और ज़मर्द की सब्ज़ वादियों के साथ हिमालय की नाहमवार खूबसूरती देखने को मिलती है, जो आपको हैरत ज़दा कर देगी। नाज़रीन ग्रामी, माजी में जहाँ पड़ोसी ममालिक ने नेपाल को फ़तह करने की कोशिश की है, वो सब बुरी तरह नाकाम रहे। गोरखों ने, जो अपने शदीद जंगी जज्बे और बेमिसाल बहादुरी के लिए मशहूर हैं, बेमिसाल इस्तकामत के साथ अपने वतन का दिफा किया है। नेपाल का पहाड़ी इलाका इसकी गद्दार चोटियों और गहरी वादियों के साथ हमला आवरों के लिए आगे बढ़ना तकरीबन नामुमकिन बना देता है। एक चोटी कौम होने के बावजूद नेपाल ने हमेशा अपने वजन से बढ़ के फौजी ताकत की बात की है। नेपाल के पहाड़ी देहातों से बढ़ती गई गोरखा सिपाहियों ने मैदान जंग में खौफनाक शोहरत हासिल की है। इनकी वफादारी, नज़्म ज़ब्त और गैर मुतज़लज़ल हिम्मत ने इनके दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। नेपाल के स्ट्रेटेजिक महल वकूअ ने भी इसके दिफा में अहम किरदार अदा किया है। दो इलाकाई जनात, भारत और चीन के दरमियान सैंडविच, नेपाल हमेशा से एक बफर रियासत रहा है, जो अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की सख्त हिफाजत करता है। हिमालय के नाहमवार इलाकों ने इसे एक कुदरती किला बना दिया है। इसके पहाड़ों और गहरी घाटियों ने हमला आवर हवोजियों के खिलाफ एक ज़बरदस्त रुकावट का काम किया है।
ہندوستان اور چین دونوں نے نیپال پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن نیپالی عوام نے ہمیشہ بیرونی مداخلت کی مزاحمت کی ہے۔ خطے کی جغرافیائی سیاسی حرکیات نیپال کی مضبوط قومی شناخت کے ساتھ مل کر کسی بھی فتح کے لیے اس کو توڑنا مشکل بنا دیا ہے۔ اس کی فوجی اور تظاہراتی اہمیت کے علاوہ نیپال کے بھرپور ثقافتی ورثے نے بھی اس کی آزادی کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ نیپال کے لوگ اپنی متنوع زبانوں، مذاہب اور روایات کے ساتھ مشترکہ تاریخ اور شناخت کے گہرے احساس سے ہمیشہ متحد رہے ہیں۔ قدیم مندر، محلات اور یادگاریں جو زمین کی تزئین پر نقش ہیں، نیپال کے شاندار ماضی اور پائیدار میراث کا ثبوت ہیں۔ گورکھا اپنی قابل فخر جنگی روایات اور گہری جڑوں کے ساتھ نیپال کے دفاع میں ہمیشہ سب سے آگے رہے ہیں۔ اپنے وطن کے ساتھ ان کی وفاداری اور قوم کے ساتھ ان کی غیر متزلزل وابستگی نے انہیں فوجی تاریخ کے افسانوی شخصیات میں جگہ دی ہے۔ ناظرین گرامی، آخر میں سوال باقی ہے، کیوں کوئی نیپال کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہوا؟ اس کا جواب نیپالی عوام کے ناقابل تسخیر جذبے بہادر گورکھوں میں ہے، جنہوں نے بے مثال بہادری کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کیا اور ہمالیہ کے ناہموار ہتھوں نے حملہ آوروں کو خلاف قدرتی رکاوٹ کا کام کیا۔ صدیوں سے کئی کوششوں کے باوجود نیپال ناقابل تسخیر رہا ہے، جو اس کے لوگوں کی لچک اور طاقت کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نیپال کے دارالحکومت کی۔ تو نیپال کا دارالحکومت کھٹمنڈو ہے، جو کہ زمانہ قدیم میں ایک بڑی جھیل تھا۔ صدیوں قبل یہ جھیل مکمل طور پر پانی سے بھری ہوئی تھی اور ہمالیائی پہاڑوں کے درمیان گڑی ہوئی تھی۔ نیپالی لوک کہانیوں کے مطابق ایک بدھ سانت نے اپنی طاقتور تلوار سے ایک دراڑ بنائی، جس کے نتیجے میں جھیل کا پانی باہر نکل گیا اور کھٹمنڈو وادی کی تشکیل ہوئی۔ اس وادی میں بسنے والے لوگوں کی اصل نسل نیوار ہے، جنہوں نے کھٹمنڈو کی تاریخی عمارتوں اور مندروں کو تعمیر کیا۔ نیپال کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کا وقت دنیا کے دیگر حصوں سے منفرد ہے، جو اسے دنیا کا واحد ایسا ملک بناتا ہے جس کا وقت 15 منٹ کے فرق پر مبنی ہے۔ نیپال کی فطرت کی گود میں واقع مختلف جھیلیں اور دریا محض خوبصورتی کا نمونہ نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر گوکھیو جھیلیں نیپال کی سب سے بلند اور پاک جھیلوں میں سے ہیں، جو ہمالیائی پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں۔ یہاں آنے والے زائرین ان جھیلوں کو مقدس مانتے ہیں اور ہر سال یہاں مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ نیپال کی معیشت میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں کا سکہ نیپالی روپیہ قدیم زمانے میں تانبے کے سکوں کی شکل میں تھا، جس پر مختلف دیوی دیوتاؤں کی تصویر کندہ ہوتی تھی، جو آج کے جدید دور میں اپنی نایابیت کی وجہ سے قیمتی سمجھے جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔